ठीक है, चलिए तो हाइड्रोजन की शुरुआत। मेरे भाई हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं होती। हुआ क्या कि हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है तो दो दो ग्रुप वालों ने उस पर दावा ठोक दिया कि हाइड्रोजन हमारे खानदान का है, हाइड्रोजन हमारे खानदान का है। वो दो ग्रुप कौन थे जिन्होंने दावा ठोका? मेरे भाई ग्रुप 1 ने ठोक दिया और ग्रुप 70 ने दावा ठोक दिया। तो ग्रुप 1 से जज साहब ने पूछा कि भैया तुम्हारे दावे क्या क्या है बताओ, हाइड्रोजन तुम्हारे खानदान का क्यों लगता है? तो इन्होंने बोला देखो सर, हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी एंडिंग किससे होती है? NS1 से। जैसे लिथियम 2s1, सोडियम 3s1, पोटेशियम 4s1 और सर यहाँ पर जो हाइड्रोजन है उसकी एंडिंग में किससे हो रही है? 1s1 से। इसका मतलब हाइड्रोजन हमारे खानदान का है। भाई साहब ग्रुप 70 से पूछा गया कि तुम बताओ तुम्हारे दावे क्या है, हाइड्रोजन तुमसे क्यों मैच करता है? इन्होंने बोला कि सर हमारा दावा भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनता माथा पकड़ ली, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर? इन्होंने बोला सर देखो आप हमारी भावनाओं को समझो। जैसे फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सके, उसी तरीके से सर हाइड्रोजन को भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो अपने नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर सके? बोलो, अचीव कर सके। क्या ये बात समझ में आती है? तो इन्होंने अपना दावा ठोका। फिर पूछा गया इससे ग्रुप 1 से कि भैया और बताओ तुम्हारा क्या दावा है? इसने बोला सर देखो सिंपल सी बात है कि मुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स देना पसंद है, मुझे इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि मैं सोडियम तुरंत से क्या दे देगा बताओ? Na+ इलेक्ट्रॉन। मैं लिख रहा हूं पोटेशियम फट से क्या दे देगा? उसी तरीके से कौन? हाइड्रोजन ये फट से क्या दे देगा मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन देकर तैयार हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन देना पसंद है। इसने बोला कि सर देखो मैं एग्जिस्ट करता हूं डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह। कैसे एग्जिस्ट करता हूं? जैसे कि मैंने क्या लिखा बताओ? F2, जैसे कि Cl2, जैसे कि Br2, वैसे ही H2। तो दोनों ग्रुप अपने अपने दावे ठोक रहे हैं यहाँ पर। फिर इसने क्या बोला? इसने बोला सर देखो जिस तरीके से मैं कंपाउंड बनाता हूं, जिस तरीके से मैं क्या करता हूं? कंपाउंड बनाता हूं। जैसे कि मैं बनाता हूं NaCl, वैसे ही बनता है HCl। मैं बनाता हूं यहाँ पर Na2O, वैसे ही क्या बनता है? H2O। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेरे साथ मैच करना चाहिए। यहाँ इसने दावा ठोक दिया। इसने बोला सर देखो मैं नाइट्रोजन से कंबाइन होके क्या बनाता हूँ? NCl3। और मेरे भाई यहाँ पर आप जानते हैं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से भी कंबाइन होकर क्या बनाता है? NH3। यहाँ ये बोल रहा है कि फास्फोरस के साथ हम कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? PF3। यहाँ ये क्या बोल रहा है कि ये भी क्या बनाता है? PH3। क्या बात समझ में आती है? तो दोनों ग्रुप अपने अपने दावे ठोक रहे हैं और दोनों की बातें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से क्या है? सही भी लग रही है। तो हमने क्या किया कि ना भाई तू उसका है ना तो उसका है, हमने इसको उठा के बीच में रख दिया ऊपर में। देखा होगा आप लोगों ने कि जब हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था उसमें हमने हाइड्रोजन को उठा के कहां रख दिया भाई? बीच में, क्योंकि दोनों ग्रुप के दावे लगभग बराबर थे और हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाए थे। तो देखिए पहली चीज, हाइड्रोजन कहां कहां बिलोंग करता है? AITS रिजल्ट कब आ रहा है आप लोगों का? क्या आ गया? आ गया? ऑल इंडिया रैंक भी आ गया आप लोगों का? क्या बात है। कितना आया भाई तो ऑल इंडिया रैंक? कितना बच्चा एग्जाम दिया था? 5,000। चलो बढ़िया बात। नहीं इस क्लास में ठीक ठाक बच्चे हैं, रैंक पोटेंशियल इंडेक्स अच्छा है इस क्लास का। अभी आपकी जो नॉर्मल रैंक मैं सोच सकता हूँ तो अभी आप लोग 50,000 से 70,000 के बीच में हैं। खराब रैंक नहीं है अभी। बाकी लोग अभी 1,500 पे घूम रहे हैं लाख। हाँ सर। लेकिन समय के साथ हम इस तरफ खिसकेंगे। इन्हें पढ़ाई कितना है और दूसरे हम मेहनत ही कितनी करते हैं, दोनों फैक्टर्स है कि नहीं है। तो अभी आप लोगों की जो रैंक की जो रेंज चल रही है मेरे दिमाग में वो चल रही है कि आप में से अगर हर बच्चा
इसी गति से बस अगर चलता रहे तो 50 से 70 के बीच में ही रहेगा। अभी उसके नीचे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो इस क्लास का रैंक पोटेंशियल इंडेक्स बढ़िया है, बड़ी अच्छी चीज है। मतलब 50 से 70 खराब नहीं है शुरू में। ये पढ़ते हुए कितना टाइम ही हुआ है? 3 महीने। 6 महीने से पढ़ रहा हूँ। मार्च में शुरू करते दोबारा 4 मीटर चलने का फिर आओ वापस से बढ़िया है। हम पूरा टाइट्रेशन पढ़ चुके थे तो दोबारा पढ़ना। हाँ तब भी तुम लोग खराब था। मेन दिक्कत तो यही है। नहीं सर हम लोग टाइट्रेशन में लिखा। लेकिन बहुत आसान है। वहाँ कोई पढ़ाया पढ़ा भी सर वही से आया। आसान तो सर अरे आसान तो था बिहार तो इस दिन पढ़ा देंगे। यस सर। जल्दी खत्म हो गया, कुछ एक्स्ट्रा क्लास लग गई तो पढ़ा देंगे। कुछ नहीं, टेंशन पढ़ने का चीज है। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब हम लोग हाइड्रोजन की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, ठीक है? अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि हमारी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। यूनिवर्स में तो जितने भी चांद सितारे जो आप तोड़ के किसी को लाना चाहते हैं वो सब किससे बने हुए दोस्तों? हाइड्रोजन से बने हुए हैं। लेकिन इस चीज को, हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, ठीक है? हाइड्रोजन इज द मोस्ट साइंस के स्टूडेंट। सही बात है भाई। इसी बात है अपनी वाली को हाइड्रोजन पढ़ा देना। लोग सितारा तुम्हारे लिए तोड़ के लाए हैं। हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। अच्छा हमारे वातावरण में हाइड्रोजन काहे नहीं है? क्वेश्चन नहीं। वातावरण में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस काहे नहीं है? बहुत कम है सर, कुछ अमाउंट में तो रहता है। हाँ तुम निकाल देगा तो आ जाएगा। सर मतलब जो हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मल तो 8% क्या है? रहता है। 8%? 8% आधा गैस सारा गैस मिला के होता है। बहुत किताब पढ़ लिया। हाइड्रोजन गैस की मात्रा मतलब नेचुरली हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस नहीं है। कल को आप लोग निकालने लग जाएं, फैक्ट्री वगैरह से बात करता हूँ तो हाइड्रोजन गैस आ जाएगी, लेकिन उसका नॉर्मली हमारे एटमॉस्फेयर में बिल्कुल ना मात्रा के बराबर है। लेकिन जब शुरू में धरती बनी थी तब तो यहाँ कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी। फिर क्या हुआ? चली गई सबकी सब छोड़ के। चली गई भाई, दुखी मत हो। गैस चली गई। कहाँ चली गई? कोई और नहीं। कहे कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड उसको होल्ड नहीं कर पाई। अच्छा काहे होल्ड नहीं कर पाई? बहुत हल्की है, उसका मास बहुत कम है, और मास कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ज्यादा होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ मोलर मास ऑफ द गैस। तो काहे कि वो बहुत हल्की गैस है हाइड्रोजन और हीलियम, इसलिए हमारे वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम पाई नहीं जाती। इस बात को लिख लो कि नॉर्मली हाइड्रोजन एंड हीलियम आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन आवर एटमॉस्फेयर। काहे नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं? इसलिए वो डिफ्यूज हो गई, इसलिए उसका मास बहुत कम था, डिफ्यूजन की गति ज्यादा थी, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स उसको होल्ड नहीं कर पाई। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हमारी ग्रेविटेशन फील्ड होल्ड कर सकती है, इसलिए वो आज यहाँ मौजूद है। लेकिन हल्के की गैसेस जो थी, सारी गैसेस क्या होगी मेरे भाई? उड़ के चली गई, तो उसको अर्थ की ग्रेविटी रोक नहीं पाई। ठीक है, चलो अब कुछ और चर्चा करते हैं। आप लोग बचपन में पढ़ते आए थे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, याद आ रहा है? एक तो होता है प्रोटियम, उसका सिंबल ये होता है, नाम बोलते जाओ इसका पहले फटाफट। प्रोटियम। अगला बोलो ड्यूट्रियम। तो यहाँ 2, यहाँ 1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? ड्यूट्रियम। और फिर ट्रिटियम। अब सुनते जाना ध्यान से मेरी बातों को
मेरे भाई इनमें से सबसे ज्यादा अबंडेंस किसकी होती है? प्रोटियम। तो अबंडेंस ये होती है। Yes. और इसके अलावा बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज होगी उन सब में वो जीतते जाएगा। जैसे मान लो मुझे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, कुछ भी निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, हीट वेपोराइजेशन निकालना है, कोई भी प्रॉपर्टी निकालनी है, सब में कौन जीतेगा? ट्रिशियम, फिर कौन आएगा? ड्यूटेरियम, फिर कौन आएगा? प्रोटियम। एक और खास चीज, ट्रिशियम जो होता है, ट्रिशियम जो होता है मेरे भाई सुनो ध्यान से, ये रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है ये? रेडियो एक्टिव। और ये अपने अंदर से बीटा पार्टिकल्स निकालता है। कौन से पार्टिकल निकालता है? ये बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम लोग बीटा पार्टिकल्स बोलते हैं। इसमें भी ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? बीटा पार्टिकल। और एक और चीज, इसका हाफ लाइफ होता है 12.3 इयर्स। कितना होता है? 12. हाफ लाइफ। बोलोगे हाफ लाइफ कैसे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ मतलब है कि उसको आधा होने में कितना समय लगता है। एक बात समझना ध्यान से, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, कौन से एलिमेंट्स होती हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि मान लो आज से कई साल पहले, 50 साल पहले हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब गिरा, है कि नहीं? उसकी रेडिएशंस आज भी लोग ऑब्जर्व करते हैं। चेर्नोबिल जहां न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था पावर प्लांट में 1992 के टाइम पर, वहां रेडिएशंस आज भी ऑब्जर्व की जाती हैं। आज भी वहां पर रेडिएशन उग नहीं पाती है। ऐसा काहे होता है? सुनना ध्यान से। मान लो जब ब्लास्ट हुआ तो उस टाइम पे रेडियो एक्टिविटी का अमाउंट था 100। कितना अमाउंट था? 100। और मान लेते हैं कि उसका हाफ लाइफ 15 साल है, मतलब उसको आधा होने में कितने साल लगते हैं? 15 साल। तो 100 से 50 होने में कितने साल लगेंगे? 15। 50 से 25 होने में फिर कितना लगेंगे? 15। 25 से 12.5 होने में फिर से लगेंगे 15 साल। तो क्या उस चीज का इफेक्ट कभी भी जीरो हो पाएगा? सोचो, क्योंकि हमेशा हाफ हाफ हो रहा है, तो हाफ हाफ तो कभी जीरो तो कभी नहीं आएगा जिंदगी में भी। लेकिन एक टाइम पर उसका अमाउंट इतना कम हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। बट उस समय को आने में कितना समय लग जाएगा? बात समझ में आ रही है? तो प्रोटियम जो ट्रिशियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और उसका हाफ लाइफ कितना होता है? 12.3 है। मतलब उसको 100 से 50 होने में कितना साल? 12.3। 50 से 25 होने में फिर कितने साल? 12.3। 25 से 12.5 होने में फिर कितने साल? 12.3। क्या है? बात समझ में आती है आप लोगों को? तो हाफ लाइफ का मतलब होता है कि उसको आधा होने में कितना समय लग रहा है। इसको नोट करिए। यहां कुछ भी प्रॉपर्टी पूछ ले यार, मास, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन, कुछ भी पूछे, कौन जीतेगा? हमेशा बस आपको ये बता देना है। टी हाफ मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ। आधा होने में कितना समय लगेगा? दैट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ टी हाफ। सर ये बीटा पार्टिकल का प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव का मतलब होता है कि वो चीज ना अपने आप निकालती रहेगी, एमिट करती रहेगी। ऐसा क्यों होता है, कब होगा, कब नहीं होगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर ही पूरा करना है, रेडियो एक्टिविटी वहां पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन, टॉपिक डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन जो हम लोग पहली क्लासिफिकेशन करेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए क्या क्या होती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1 एंड 0। सुनते रहिए ध्यान से, सुनना ध्यान से। H+ को हम लोग कई बार किस नाम से बोलते हैं? प्रोटॉन। प्रोटॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? प्रोटॉन। प्रोटॉन। H- को क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्राइड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हाइड्राइड। और H0 को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? बोलो। एटॉमिक हाइड्रोजन। सुनना ध्यान से, ये H+ को प्रोटॉन काहे बोलते हैं? आप लोग जानते हैं कि
कि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के आसपास एक प्रोटॉन होगा और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? एक इलेक्ट्रॉन। ये मैंने बनाया हाइड्रोजन। क्या बनाया मैंने? अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। तो H+ में सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? कई बार लोग प्रोटॉन भी बोल देते हैं। क्या बात समझ में आती है? पहले सुनना, उसके बाद नोट करना। ये H+ जो होता है, इसमें प्रोटॉन होगा, इसका साइज बहुत 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 छोटा होता है। साइज का मतलब बहुत 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 छोटा, और इस कारण से फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। और आप लोग जानते हैं कि H+ जो होता है वो वाटर के साथ कंबाइन होता है, और वो कौन सा आयन बनाता है? दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। कोई दिक्कत? क्या बोलते हैं इसको अपन लोग? हाइड्रोनियम आयन। तो अगर सवाल आता है कि क्या कभी प्रोटॉन फ्रीली एग्जिस्ट करेगा? द आंसर इज नो। प्रोटॉन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो पानी में जाता है और पानी के साथ इस तरीके से काम करता है। अगर n की वैल्यू 1 होगी तो क्या बनेगा बताओ? H3O पॉजिटिव। ये सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोनियम आयन है, सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोनियम आयन है। अच्छा, हाइड्राइड आयन कैसे बनेगा सोचो। जब हाइड्रोजन क्या करे? एक इलेक्ट्रॉन ले ले। इलेक्ट्रॉन को ले ले। इसको भी सुनना ध्यान से। हाइड्राइड आयन जनरली तब बनता है जब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करे और क्या बना दे? H-। अब सवाल ये आता है कि हाइड्रोजन कब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? सोचो एक बार। जब उसको इलेक्ट्रॉन दे, और उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा? अल्कली मेटल। बिकॉज़ अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जनरली H-1 की जो स्टेट होती है, ये किसके साथ देखी जाती है? इसकी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ देखी जाती है। तो H-1 की जो स्टेट होती है जनरली, ये जो स्टेट होती है, ये स्टेट जनरली किसके साथ देखी जाती है? अल्कली एंड अल्कलाइन। तो देखो, सब रटना नहीं है, आपको दिखना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। नोट करिए चीजों को, ठीक है? और मैंने एक क्वेश्चन करवाया था आपको यहाँ पर कि H4O9 पॉजिटिव में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे? ठीक है, याद है आप लोगों को ना? सेकंड क्लासिफिकेशन लिखिए, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी। अभी हम उसके और बात करेंगे कैसे बनेगा, अभी बात करेंगे, उसी की बात करेंगे अभी। बेस्ड ऑन द सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमारे पास 3 तरह के हाइड्रोजन होते हैं। सुनिएगा ध्यान से, पहले सुनना है, हर एक चीज सुननी है, अपने आप याद हो जाएगा। पहला होता है एटॉमिक हाइड्रोजन, दूसरा होता है नेसेंट, NaSCENT, नेसेंट हाइड्रोजन दोस्तों, और जो तीसरा होता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। पहले सुनना, उसके बाद ही सुनना है, सोचना है कुछ। देखिए ध्यान से, What is the meaning of atomic hydrogen? सिंपल सी बात है कि सर मेरे पास H2 होगा, मैं इसको तोड़ दूंगा और क्या बनाऊंगा? 2H। इस कार्यक्रम को करने में आपको क्या लगता है कितनी तापमान देना पड़ेगा? 3000 से 5000, मैंने पढ़ाया है ऐसा। बिकॉज 1s की ओवरलैपिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओवरलैपिंग होती है। जिन लोगों ने बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिस्कस किया था वहां हमारी चर्चा हुई थी। तो यहाँ पे मुझे तापमान देना पड़ता है 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थोड़ी सी बुद्धि लगाना, मान लो इस कंटेनर के अंदर क्या है? H2, मतलब इसमें मुझे H और H का बॉन्ड दिख रहा है। अब मैं इसमें हीट दूंगा
और कितनी हीट दूंगा, कितना हीट करूंगा इसको मैं 3000 से 5000। तो क्या तुम देख पा रहे हो कि सिस्टम के अंदर जो 2H मिलेगा, इस 2H की एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा। और अगर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो स्टेबिलिटी बहुत ही कम, और स्टेबिलिटी कम होगी तो उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी। वो तुरंत तैयार बैठा है रिएक्ट करने के लिए, है ना? हमने पढ़ रखा है कि एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम तो रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि एटॉमिक हाइड्रोजन बनाने के टाइम पे मुझे कितना हीट करना पड़ा, इसको 3000 से 5000 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करना पड़ा। मतलब मैंने इस सिस्टम के अंदर खूब सारी भर भर के एनर्जी डाली। तो जो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है 2H, इसकी एनर्जी खुद में क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। और एनर्जी जब बहुत ज्यादा होगी तो इसकी रिएक्टिविटी भी क्या होगी, बहुत ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो इन तीनों में अगर मैं अरेंज करूं तो ये ऑर्डर आएगा। बट हम बात करते हैं इसकी और इसकी, सुनिएगा ध्यान से। नेसेंट हाइड्रोजन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेसेंट? नेसेंट मतलब होता है नवजात, मतलब नवजात, जो कुछ पता नहीं, जो अभी बना है उसको। तो नेसेंट हाइड्रोजन मतलब होता है नवजात हाइड्रोजन, जिसको हमने बस अभी अभी तैयार किया है। जैसे कि एग्जांपल देखना, मान लो मैं जिंक की रिएक्शन कराता हूं। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि किसी मेटल को किसी एसिड से अगर ट्रीट किया जाए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बता दो? जिंक का सल्फेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2H। क्या लिखते हैं, बोलो? 2H। तो ये नेसेंट हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है? नेसेंट हाइड्रोजन को ब्रैकेट में बनाया जाता है कि एक H दूसरा H 2H मिले और आपस में मिल जाएंगे तो कौन सी गैस बाहर निकल जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्या मेरे भाई ये बात समझ में आती है आप लोगों को? अभी सुनना, अभी ध्यान से देखना, ध्यान से दिमाग खुलेगा धीरे धीरे। मान लो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेरिलियम की रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ, NaOH के साथ। बाइसब्रेशन कैसे होगी मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है कैसे होगी, लेकिन मैं आप लोग के साथ इसको सोचूंगा कि कैसे होगी। थोड़ा सा सोचते हैं इसके बारे में कि मेरे भाई ये जो रिएक्शन है, एक ही चॉकलेट क्या है, अभी लिखना नहीं है इसको। केमिस्ट्री में रंगीन होना पड़ता है। नवजात तो उसको बोलते हैं। देखो ध्यान से, जैसे मान लो अगर मैं बेरिलियम लेकर आया हूं यहाँ पर, तो बेरिलियम जो होगा वो कैसे रिएक्ट करेगा, थोड़ा सोचते हैं। बेरिलियम कभी भी खुद से रिएक्ट नहीं करता। मतलब सबसे पहले मेटल्स का जनरली ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? ऑक्साइड। तो ये एक मेटल है, ठीक है। तो इस मेटल का अगर ऑक्साइड बनेगा तो सबसे पहले सोचो कि ये क्या बनाएगा, BeO। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब स्टेप नंबर 2 पे आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ऑक्साइड होता है वो कभी भी खुद से रिएक्ट नहीं करता है। पहले उसका हमें क्या तैयार करना पड़ता है, घोल। पहले पानी में घोलेंगे, तैयार करेंगे उसको। तो BeO जब पानी में जाएगा, ये तो किसी यहाँ पे होना है, तो क्या बनाएगा, देखो BeOH ट्वाइस, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड। ये तो पढ़ रखा तो नहीं पढ़ रखा? पढ़ा हुआ ना भाई, सिंपल चीज है, सिखा हुआ आप लोगों ने कि बेरिलियम को जल में डालेंगे तो क्या बनेगा, बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि बेरिलियम और NaOH रिएक्शन में पानी में करवानी पड़ेगी, और पानी में करवाएंगे तो बेरिलियम में क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। अब अगर तुम्हें थोड़ा सा और केमिस्ट्री आती है, तुम जानते हो कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता था। याद आ रहा नहीं आ रहा है? है ना? क्या थी हमारी लाइन, क्या थी? जनाबे अली ने बेरिलियम ऑक्साइड, याद आया? तो जनाबे अली ने बेकार गाया पंजाबी सॉन्ग, आज सब गए मणिपुर सुनने। तो मेरे भाई ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कैसा ऑक्साइड जल्दी बोलो, कैसा है? और मेरे भाई यहाँ पर NaOH लिखा हुआ है, तो NaOH अगर बेस है, NaOH क्या है, बेस, तो ये कैसे बिहेव करेगा? और मैंने तुम्हें सिखाया है कि अगर मुझे इसको एसिड में बिहेव करवाना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, H2BeO2, है ना? इसको देख के फील आती है बेस वाली, इसको देख के फील आती है मेरे भाई ये रहा एसिड। तो देखो इसको, सोचो इसको। बात समझ में कि नहीं आई? तो मेरे भाई देखना ये है, सोचना ये है। तो आप जानते हैं ये रहा एसिड, ये रहा बेस, सॉल्ट प्लस बता दो प्रोडक्ट, NaBeO2 प्लस H2O। और यहाँ कौन सी गैस निकलेगी फिर से,
2H नेसेंट, और क्योंकि यहाँ पे कहीं H2 नहीं लिखा हुआ था इसलिए हम इसको कंसीडर भी यहाँ पर नहीं करेंगे। मतलब पानी है तो पानी मतलब ऐसा लिक्विड की तरह ही बिहेव करेगा। तो आपका यहाँ पर अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, देखो नेसेंट हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो रिएक्शन कैसे याद करनी है, कैसे पूरी कहानी चली पता लग रहा है। अब देखो अगर आपने कहानी सुन ली तो याद तो करना ही है, लेकिन याद करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा आसान। कहानी पता लग गई कि Na2BeO2 कैसे बन रहा होगा, एक बच्चा रट रहा है Na2BeO2 Na2BeO2, कम से कम उस तरीके से रटना तो नहीं पड़ेगा ना यार कि बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड था वो एम्फोटेरिक था, उसको ऐसा लिख दिया NaOH बेस है, रिएक्ट करवा दिया, क्या बन जाएगा Na2BeO2, इसका खत्म हो गया। अच्छा अब आते हैं ऑक्लूडेड हाइड्रोजन पे। इसका नाम होता है, इसको प्यार से ऐसा ही बोला जाता है adsorbed hydrogen। क्या बोलते हैं, बोलो एक बार, adsorbed hydrogen। What is the meaning of adsorbed hydrogen? तुम लोगों ने क्लास 10th में और रिएक्शन पढ़ी थी जब तुमने किसी अल्कीन को रिएक्ट करवाया था हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम। कुछ याद आ रहा? बहुत कुछ नहीं था, ये भी नहीं था, है कि नहीं। एक रिएक्शन थी जिसमें हम लोग क्या करते थे कि हाइड्रोजन गैस को किसी मेटल सरफेस पे क्या करते थे, एडसॉर्ब करवाते थे। अब सवाल आता है कि सर नया शब्द क्या सिखा रहे हो, एडसॉर्ब क्या मतलब है इसका? हमने तो आज तक एब्जॉर्ब सुना था, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एडसॉर्ब। मेरे भाई एडसॉर्ब और एब्जॉर्ब में एक छोटा सा और बढ़िया सा अंतर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर हम इस चौक को इंक की बोतल में डालेंगे, इंक की बोतल में, और फिर निकालने का उसको तोड़ दूंगा ऐसे, तो क्या तोड़ने पे मुझे इसके अंदर तक इंक दिखाई देगा क्या? नहीं। इंक सिर्फ कहाँ लगा हुआ है, इसके सरफेस पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, बोलो एडसॉर्प्शन। और कॉटन लो, कॉटन को इंक की बोतल में डुबाओ और फिर निकालो, तो कॉटन की बोतल, कॉटन में क्या होगा, इंक अंदर तक चला गया होगा, कॉटन ने पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब मतलब अंदर तक होता है, एब्जॉर्ब मतलब अंदर तक होता है। और एडसॉर्ब, तो एडसॉर्ब मतलब कहां पे होता है, सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर ही होता है। क्या मेरे भाई इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? बताइए। अब इसमें एक खास बात क्या है, हम लोग केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस करवाते हैं, एडसॉर्प्शन जो होता है ना, एडसॉर्प्शन यहां लिख रहा हूं कि जो भी आपका एडसॉर्प्शन होता है, एडसॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर किसी चीज का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो उस पर एडसॉर्प्शन भी क्या होगी, ज्यादा। सिंपल से देखो, जैसे मान लो मैंने इस चौक को अभी डुबाया इंक में, तो इसमें इंक सिर्फ कहां लगेगी, इसके बाहर के सरफेस पे। अब मैंने इसको तोड़ दिया, क्या कर दिया, तोड़ दिया। तो तोड़ने पे इसका ये वाला सरफेस भी एक्सपोज हो गया और ये वाला सरफेस भी क्या हो गया, तो अब ये वाला सरफेस भी खुल गया, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। और सरफेस एरिया बढ़ गया तो अब यहाँ पे एडसॉर्प्शन होगी, यहाँ भी क्या होगी, एडसॉर्प्शन होगी। तो सरफेस एरिया बढ़ते जाएगा तो एडसॉर्प्शन भी क्या होगी, मैंने इसको और तोड़ दिया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, और बढ़ गया। तो सरफेस एरिया अगर और बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि एडसॉर्प्शन क्या हो गया, और ज्यादा होगी। अब मैं इसको और तोड़ूंगा तो सरफेस एरिया क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम इसको तोड़ते जाएंगे सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ते जाएगा और सरफेस एरिया अगर बढ़ते जाएगा तो एडसॉर्प्शन भी क्या होगी, बढ़ते जाएगी। क्या ये बात समझ में आती है? इसीलिए जब हम केमिस्ट्री की रिएक्शंस करवाते हैं ना, तो केमिस्ट्री की रिएक्शंस में रिएक्टेंट को पाउडर्ड फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि तोड़ते जाओगे पाउडर फॉर्म में आ जाएगा तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा। इसीलिए आप बचपन में पढ़ते होंगे जिंक ग्रैन्यूल्स, क्या पढ़ा है कोई? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स? कि जिंक के हमने छोटे-छोटे दाने टाइप के ले लिए रिएक्शन करवाने के लिए। सर जिंक की रॉड ही डाल देते, बढ़िया से काम हो जाता। नहीं, अगर जिंक की रॉड डाल देते तो उस केस में उसका सरफेस एरिया क्या था, कम था। लेकिन उसको दानों में तोड़ दिया तो सरफेस एरिया क्या हो गया, उसका बढ़ गया। सरफेस एरिया बढ़ गया तो उसमें रिएक्शन जो है ज्यादा बेहतरीन तरीके से, रिएक्शन की एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या बात समझ में आती है? कोई दिक्कत इस चीज में? तो ये पूरी कहानी होती है कि हम किसी भी रिएक्शन को जब पाउडर्ड फॉर्म में करवाते हैं तो उसके में सरफेस एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और रिएक्शन की एफिशिएंसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो था एडसॉर्प्शन की कहानी। अब यहाँ देखो क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी एलिमेंट है, निकल, क्या आपके पास, तो निकल के सरफेस पे हमने हाइड्रोजन गैस को एडसॉर्ब करवा दिया।
क्या करा दिया? एडसॉर्ब। इस तरह के हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। बोलो एक बार, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। बोलो एक बार, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। तो ऑक्लूडेड हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो मेटल के सरफेस पर क्या हो जाए? अटैक। एडसॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए? एडसॉर्ब। क्या वर्ड यूज करना है? एडसॉर्ब। तो एडसॉर्प्शन कहां पर होती है? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे। एंड एडसॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। एंड सरफेस एरिया कब बढ़ेगा? जब हम चीज को तोड़ के पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दिखा आप लोगों को? कोई पूरी दिक्कत इस चीज में बताइए मुझे। तो दोबारा से एक बार क्लासिफिकेशन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जितना हमने पढ़ा है सब दिमाग में हमारे होना चाहिए। कितने आइसोटोप्स? 3। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। इन तीनों में रेडियो एक्टिव कौन सा है? ट्रिटियम। उसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 1.3 इयर्स। कौन से पार्टिकल निकालता है? बीटा पार्टिकल। हमें कोई भी प्रॉपर्टी कंपेयर करनी हो, कौन जीतेगा? ट्रिटियम। फिर कौन जीतेगा? ड्यूटियम। और सबसे हारेगा कौन? प्रोटियम। प्रोटियम सिर्फ एक ही केस में जीतता है, जब हम क्या चेक कर रहे हो? अबंडेंस ज्यादा किसकी होती है? प्रोटियम की। कोई दिक्कत? हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ी, दैट वाज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट। पर्ची कहां पहुंच गई? देखो, क्या नाम है तुम्हारा? आद्या। साइन तो हो रहा था, आद्या विद्यार्थी। हम कर दिए, तुम नाम कह ले रहे। ठीक। हाँ, तो मेरे भाई हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, तो बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन स्टेट कितने पार्ट्स होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ? +1, -1, 0। +1 को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? काहे ऐसा प्रोटॉन बोलते हैं? बिकॉज इलेक्ट्रॉन को नहीं। क्या प्रोटॉन फ्रीली एग्जिस्ट करेगा? नहीं। क्यों नहीं कर पाता? स्मॉल साइज। बहुत छोटा होता है, उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? पोलराइजिंग का मतलब चार्ज ऑफ कैटायन अपॉन साइज। चार्ज +1 और साइज सबसे, इसमें पोलराइजिंग पावर क्या हो जाएगी? बहुत है ज्यादा। वो पानी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और मेरे भाई वो क्या बना लेता है? हाइड्रोनियम। क्या फॉर्म करता है? अच्छा, H-1 क्या बोलते हैं उसको? H-1 कब बनाएगा? जब कोई उसको इलेक्ट्रॉन जनरली कौन इलेक्ट्रॉन देता है? अल्कली और अल्कलाइन मेटल। हाइड्रोजन 0 को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक हाइड्रोजन। बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी फिर से 3 आ रहे हैं हमारे पास। कौन कौन से? जल्दी बोलो। एटॉमिक हाइड्रोजन, फिशन हाइड्रोजन, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन कैसे बनता है? जब तापमान कितना हो? तो एनर्जी बहुत ज्यादा, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत? फिर आता है कौन? नेसेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकलती होगी, 2 नेसेंट H बनते होंगे, आपस में चिपक जाते होंगे, H2 बन के उड़ जाता होगा। कोई दिक्कत? फिर क्या आता है? बोलो। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। ऑक्लूडेड हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? एडसॉर्प्शन सरफेस पे होती है कि अंदर तक होती है? सिर्फ कहां होती है? सरफेस पे। और सरफेस एडसॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो एडसॉर्प्शन भी ज्यादा। और जनरली केमिस्ट्री में जो भी रिएक्टेंट्स होते हैं उनको पाउडर्ड फॉर्म में क्यों यूज किया जाता है? सरफेस एरिया ज्यादा हो तो रिएक्शन की एफिशिएंसी भी ज्यादा हो। कोई दिक्कत इस चीज में? ठीक है। एडसॉर्ब्ड वाला मेटल से चिपक गया है, इसलिए वो रिएक्शन करने के लिए इतना अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? नोट करिए चीजों को, याद करते चलना है। जितना हम पढ़ेंगे सब हमें याद हो जाना चाहिए। फिर जॉब दीजिएगा। अरे रिएक्शन कैसे सोचनी है पता लग गया तुम लोगों को?
लिखिए तीसरा क्लासिफिकेशन। देखिए क्लासिफिकेशन तीसरा, बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर स्पिन, बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर स्पिन, बेस्ड ऑन द न्यूक्लियर स्पिन। क्या मतलब है भाई इसका? याद देखो, इन केस ऑफ H2 मॉलिक्यूल कितने न्यूक्लियस होंगे? 2 न्यूक्लियस होंगे, एक इस वाले, एक H का, एक उस वाले H का। आपको पता है ना न्यूक्लियस में नाचता है, जैसे सन फिक्स पॉइंट होता है अपने इसमें ऑर्बिट में रोटेट हो रहा है ना अपने एक्सिस में, यस सर, हो रहा है रोटेट, वैसे ही न्यूक्लियस में क्या होता है? रोटेट करता है। अगर दोनों न्यूक्लियस का स्पिन सेम है, ये एक केस हो सकता है, सुनते ना ध्यान से, एक केस क्या बोला हमने? दोनों न्यूक्लियस का स्पिन क्या कर दिया हमने? सेम। सुनना अभी। और दूसरा केस, जब दोनों न्यूक्लियस का स्पिन क्या है? ऑपोजिट। अरे एक बात बताओ, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ऑपोजिट वाला। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन कहा रखते थे और उनकी स्पिन ऑपोजिट क्यों होती थी? ताकि रिपल्शन क्या हो? कम हो सके। सेम चीज यहाँ पर कि भैया 2 को H है तो दोनों अगर ऑपोजिट घूमेगा तो उनका रिपल्शन क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा। सुनना ध्यान से, जिसमें सेम घूमता है उसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? बोलो, ऑर्थो हाइड्रोजन। और जिसमें ऑपोजिट घूमता है उसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? ये ऑर्थो पैरा वाला नहीं है, ये यहाँ दोबारा इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब अलग है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, इसको जल्दी बोलो, ऑर्थो हाइड्रोजन। याद रखना, ऑर्थो में ऑपोजिट नहीं होता। बोलो एक बार, ऑर्थो में अपोजिट नहीं होता, ऑर्थो में ऑपोजिट नहीं होता, ऑर्थो में ऑपोजिट नहीं होता, ऑर्थो में ऑपोजिट नहीं होता। तो ऑर्थो में ऑपोजिट नहीं होता, क्या होता है? सेम। और पैरा में क्या होता है? ऑपोजिट। ऑपोजिट स्पिन। तो अगर ऑपोजिट न्यूक्लियर स्पिन, क्या बोलते हैं इसको? बोलो, अपोजिट न्यूक्लियर। ऑपोजिट न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन मतलब न्यूक्लियस के स्पिन की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो, सेम न्यूक्लियर स्पिन। सुनना ध्यान से, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? अपोजिट। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। अगर बात करूं तो मेरे भाई ये जो है कम स्टेबल है और ये जो है ज्यादा स्टेबल है। ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। अरे वो मैग्नीट्यूड देखो ना वेक्टर का। क्या? अरे वो एक बड़ा ज्यादा स्टेबल। अरे ठीक तो है, मैग्नीट्यूड देखना है वेक्टर का, मैग्नीट्यूड देखना है, लेंथ देखना है। भावना नहीं तो समझ। हम समझ गए सर। है कि नहीं? यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है? कम है। इसका मैग्नीट्यूड क्या है? ज्यादा है। इसकी स्टेबिलिटी क्या है? ज्यादा। इसकी स्टेबिलिटी क्या है? कम। तो मेरे भाई, मैंने आपको बोला कि दोनों फॉर्म एक दूसरे में क्या होते रहते हैं? कन्वर्ट। अगर मैं तापमान कम करूंगा, सुनना ध्यान से, ये सवाल आया हुआ है जी में, अगर हम तापमान कम करते जाएंगे तो एनर्जी भी क्या होती जाएगी? कम। जानते हैं लोग, तापमान कम तो एनर्जी भी कम, और तापमान कम तो एनर्जी भी कम, तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो अगर मैं तापमान कम करते करते मान लो 0 केल्विन ले आया, कितना ले आया? 0 केल्विन। तो तापमान कम करते 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 हम 0 केल्विन ले आएंगे तो उस केस में एनर्जी भी कम होती जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब सारा का सारा ऑर्थो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो हाइपोथेटिकली, थेटिकली क्या मतलब होता है इसका? इमेजिनरी। तो काल्पनिक रूप से जो देखा जाएगा, जो तापमान 0 केल्विन होगा तो ऑर्थो का परसेंटेज कितना हो जाएगा? ऐसा कितना हो जाएगा? 100% हो जाएगा। तो सवाल ये आता है कई बार कि थ्योरेटिकली क्या ये पॉसिबल है कि हम पैरा को 100% कर सके? तो क्या बोलेंगे? यस, थ्योरेटिकली इट इज पॉसिबल। एट विच टेम्परेचर? 0 केल्विन। लेकिन मान लो अगर तापमान कुछ भी हो जो 0 से ऊपर हो, तो उस केस में दोनों फॉर्म क्या होंगे? एग्जिस्ट करेंगे। कोई दिक्कत इसमें? कोई समस्या इस चीज में? तो ये था हमारे पास ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए इस चीज को। ऑर्थो का स्पिन क्या होता है? अपोजिट नहीं होता, नहीं होता है, ऐसे याद रखना। अरे नहीं आता है। उसके बाद
तो ऑर्थो में अपोजिट स्पिन नहीं होता, ऑर्थो में अपोजिट नहीं होता, ऑर्थो में सेम होता है, याद रखना। अब बाकी सारे पॉइंट तो सिंपल है कि स्टेबिलिटी और टेम्परेचर कैसे रिलेट हो रहा है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा। फिर उसका क्या मतलब है? ये देखो ये मैडम जो है इनके मास में कुछ और पदार्थ है, कुछ और सूंघ रही है। देखो बेटा ये छोटा है और ये बड़ा है, तो उसको पलट दी। आगे बैठ के ऐसा पाप करोगे तो कैसे चलेगा बताओ? ठीक है? अरे कम नहीं होता मेरी बात, ज्यादा होगा। मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन से मतलब नहीं है। वो मैं मास्क उतार देगा। मैं मास्क लाया निकाल वो दिल पे ले लिया बताओ। दिल पे ज्यादा देखो। दोस्तों फिर उसका क्या मतलब है सर? किसका सर? ये बीच में डिसोसिएशन का जो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये इसमें चेंज convert हो रहा है। मतलब ये भी उसमें कन्वर्ट हो सकता है, पैरा भी ऑर्थो में हो सकता हाँ सर है, बिल्कुल, अगर तापमान बढ़ते जाएगा तो पहले कन्वर्ट हो जाएगा। और घटते जाएगा तो ऑर्थो। इतना होशियार है। तो एक तरह से सर रिवर्सिबल रिएक्शन टाइप। दोस्तों क्लासिफिकेशन खत्म हुई, तो हमने टोटल कितनी क्लासिफिकेशन पढ़ी? तीन। पहला बेस्ड ऑन दी, उसमें कितने हिस्से थे? तीन, +1 -1 0। बेस्ड ऑन दी रिएक्टिविटी थे कितने थे? तीन। एटॉमिक हाइड्रोजन एंड बेस्ड ऑन दी न्यूक्लियर नाचने वाली गति पे स्पिन पे दो। ऑर्थो एंड ऑर्थो में सेम स्पिन होता है, ऑपोजिट नहीं होता। ऑर्थो में ऑपोजिट नहीं होता, ऑर्थो में ऑपोजिट नहीं होता। तो एक बार मैं इस चैप्टर को आपको पूरा याद कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, बट उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। यात्री अपने सामान का जिम्मेदार खुद रहेगा। एक बार मैं कराऊंगा, वो जिम्मेदारी मेरी है। एक बार की तुम्हें पूरा चैप्टर याद होगा, सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब डालिए टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स या टाइप्स ऑफ हाइड्राइड हो सकते हैं, हम लोग उसको दोनों में लिख दीजिए। ठीक है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहले से मेरी बातों को सुनना, ठीक है? यहाँ देखिएगा, पहले क्या लिखा बताओ हम लोगों ने? आयोनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड मतलब एक पे प्लस होगा और एक पे क्या होगा? H पे माइनस आएगा। ये कौन से ग्रुप वाले बनाएंगे? हरा चौके सफेद का दिख रहा है। नहीं भाई, बीच में सफेद लिख रहा है। इम्प्योरिटी होगा तो मेरे भाई कौन बनाएगा ये? S ब्लॉक। कोवलेंट कौन बनाएगा? कौन सा ब्लॉक? बी ब्लॉक। तो यहाँ क्या होता है हमारे पास? बी ब्लॉक। और मेटालिक कौन बनाएगा? बी एंड एफ ब्लॉक। सुनना ध्यान दो, आराम से सुनना। तो हमारे पास एस ब्लॉक वाले जो होते हैं वो बनाते हैं जनरली कौन सा हाइड्राइड? आयोनिक हाइड्राइड या फिर सुनना ध्यान से, जैसे कि LiH, NaH, KH, so on। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन एक खास बात, BeH2 क्या होता है? कोवलेंट। भले ही S ब्लॉक का है, अल्काइल अर्थ एलिमेंट का, लेकिन आप जानते हैं कि बेरिलियम तिरछी नजर किसमें होती है? एल्युमिनियम। इसलिए बेरिलियम का हाइड्राइड कैसा बनता है? कोवलेंट। कोई दिक्कत? तो कोई सवाल आ जाए ऐसा लिखा हुआ कि S ब्लॉक के सारे हाइड्राइड्स ऑलवेज आयोनिक होते हैं।
बेरिलियम हाइड्राइड क्या होगा दोस्तों? कोवैलेंट होगा। इनफैक्ट हमने कोवैलेंट वाले स्ट्रक्चर्स में इसका नाम भी लिखा था BH2, हमने बनाया भी था इसको, sp हाइब्रिडाइजेशन आई भी थी इसकी, याद है आप लोगों को? अच्छा, उसके बाद वाले क्या होते हैं? आयन। उसके बाद क्या हो जाएंगे? आयन। इनफैक्ट कई किताबें MgH2 को भी कोवैलेंट लिखती हैं। क्या लिखती है MgH2 को भी? लेकिन ये कोवैलेंट थोड़ा कम होता है, आयनिक थोड़ा ज्यादा होता है, तो अच्छी किताबें इसको आयनिक बोल देती हैं, बट सभी क्या बोलते हैं इसको? कोवैलेंट बोलती हैं। एनसीईआरटी कोवैलेंट बोलता है। ध्यान रखना, पर मेनली सवाल किस पे आएगा? BH2 के ऊपर। बाकी सब क्या होते हैं? आयनिक। सुनते रहना ध्यान से। ये पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट सुना, याद ध्यान दीजिए। सॉलिड फॉर्म में क्या कोई भी सॉल्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्या? तो मैं आपसे ये बोलता हूं कि ये अगर सॉलिड फॉर्म में होंगे तो दे विल बी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉल्स। समझ में आ रही है? तो ये मैं लिख रहा हूं यहां पर कि ये इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कौन से फॉर्म में? मोल्टेन फॉर्म। पढ़ा होगा आप लोगों ने? यस सर। या फिर एक्वस फॉर्म। उसके बाद आप जानते हैं कि आयोनिक कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं उसको? सुना है वैसा? क्रिस्टल्स। आयोनिक कंपाउंड आते हैं क्रिस्टल्स, सॉल्ट के क्रिस्टल्स होते हैं। सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल्स या ग्रेन्स। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर जल्दी बोलो इनका? क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? पी ब्लॉक की, कोवैलेंट। सुनना ध्यान से, यहाँ पे भी कुछ क्लासिफिकेशन है। एक हमारे पास है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। क्या लिखा मैंने? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और आप शायद समझ पा रहे हो किसकी बात कर रहा हूं। कौन बना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। मतलब कौन से? सेकंड ग्रुप 13, ग्रुप फॉर एग्जांपल बोरोन हाइड्राइड, एल्युमिनियम का हाइड्राइड। तो अगर सवाल यह आता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड कौन से ग्रुप वाले बनाते हैं? 13। तो दोस्तों ये बनाया जाता है ग्रुप 13 के द्वारा। क्या मेरी इस बात से सहमत हैं आप? यस। अच्छा, यहां मैं लिख रहा हूं दूसरी क्लासिफिकेशन जो है इसकी, दैट इज इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। बता दो पूरे 8 किसके? 17, 16, 14 पूरे 8 हो जाएंगे उसमें। CH4 यस सर। कैसी बातें कर रहे हो? CH4 में कार्बन क्या होगा? 8। अच्छा 8 पूरा हो जाएगा ना यार? यहाँ पे बोरोन का 8 पूरा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे उसका 8 क्या हो गया? पूरा इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज। तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज कौन से ग्रुप वाले बनाएंगे? ग्रुप 14। और तीसरा क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन रिच। क्या बोलते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। 15, 16, 17, 18 नहीं होना। 18 हाइड्राइड्स नहीं फॉर्म करता है। तो कौन हो जाएगा? 15, 16, 17। सिंपल तो रटना है इसमें। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किसके पास होगा? 13 के पास। प्रिसाइज किसमें होगा? 14 में। और रिच किसमें होगा? रिच मतलब क्या हो उसके पास? लोन पेयर हो। क्या हो उसके पास? लोन पेयर हो। और हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी में लिखवाई आप लोगों को कि टॉप से बॉटम आएंगे, बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। याद आ रहा? सवाल किया था हमने HF, HCl, HBr, HI वाला। याद आया? आपने से पूछा सबसे अच्छा एसिड कौन सा है? HI में 1s 5p वाली ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड खटाक से क्या होगा? टूट जाएगा। सेम चीज काम करेगी ग्रुप 15 में भी। NH3, PH3, ASH3 ओवरलैपिंग क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। तो नीचे आने पर, टॉप से बॉटम मूव करने पर कोवैलेंट हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आसानी से क्या होता है? वो टूट जाता है। तो क्या रटने वाली बात है? पता है अपने को, पढ़ रखा अपने बॉन्डिंग में। अगर बॉन्डिंग ढंग से आता है ना तो इनके पॉइंट्स को याद करने की दिक्कत नहीं है, दिखना चाहिए। लोग रटते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 13 वाला बनाया, साला ये नहीं पता क्यों बनाएगा। साफ दिख रहा है कि उसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब पूरे 8 हो जाए तो क्या बोलेंगे? और जब लोन पेयर मौजूद इलेक्ट्रॉन रिच, कि भैया उसके पास लोन पेयर मौजूद है। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि ये ग्रुप कौन कौन से होंगे? 15, 16, 17। कोई दिक्कत इसमें? यहां तक कोई दिक्कत? नोट करो इसको, फिर मेटालिक की बात करते हैं। चीजें याद होते जानी चाहिए भाई। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। याद 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 होनी चाहिए मेरे साथ साथ।
सलाइन, सलाइन मतलब क्या होता है? नमक टाइप का नमकीन। तो इस MgH2 को मतलब कहाँ कंसीडर करेंगे हम लोग? कोवेलेंट मान के चलेंगे। हाँ कोवेलेंट मान लेंगे। सर लिथियम और मैग्नीशियम का लिथियम लेकिन इसमें आयनिक क्यों आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। हो गया? मेटालिक का एक और नाम होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्टोकियोमेट्रिक सलाइन है। हाइड्राइड्स। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं हम समझेंगे अभी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो मेटालिक हाइड्राइड्स हैं, पहले यहाँ देखिए, कोई भी मेटल किस तरीके से होता है, मेटल में सारे एटम्स बस एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। हमने जब मेटालिक रेडियस देखा था वहां हमारी बात भी हुई थी चीज को कि मेटल्स में सारे एटम्स एक दूसरे को क्या करते हैं, बस टच करते हैं। तो जब मैं उनको टच करूंगा तो वो कुछ इस तरीके से अरेंज होंगे। जो इनके बीच की एक खाली जगह दिख रही है ना आप लोगों को, इस खाली जगह को बोला जाता है वॉइड। वॉइड मतलब क्या होता है? खाली स्पेस। जैसे इसके दिल में खाली जगह है तो मतलब दिल में वॉइड है। क्या है इसके दिल में? वॉइड है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, वॉइड मतलब सिंपल सी बात है, खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइड। अब मान लो एक लौंडा क्या कर रहा है, उसने मेटल लिया, मेटल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऐसा है, इसमें बहुत प्रेशर के साथ हाइड्रोजन गैस मार रहा है, क्या होगा सोचो? वॉइड इसमें क्या हो रहा है? बस बहुत बढ़िया देख पा रहे हो। अब सुनना ध्यान से, मतलब यहाँ कौन आ जाएगा? हाइड्रोजन आके ट्रैप हो जाएगी, हाँ या ना? हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? बीच में आके ट्रैप हो जाएगी। अब सुनना ध्यान से, एक बंदा ज्यादा प्रेशर मार रहा है, एक बंदा कम प्रेशर मार रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्या उन दोनों का सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एब्सॉर्ब होगा? मेटल सेम है दोनों के पास, दोनों मेटल क्या है? सेम, लेकिन एक का प्रेशर क्या है? ज्यादा, एक का प्रेशर क्या है? कम। तो क्या दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आएगी? नहीं। इसका मतलब यहाँ पर जो मेटल और हाइड्रोजन को मिला के जो मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, वो फॉर्मूला कोई यूनिवर्सल एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं होगा। इस बार जो फॉर्मूला बनेगा वो किसी रेंज में आएगा। क्या है? किसी रेंज में। फॉर एग्जांपल जैसे मेटल, हाइड्राइड और हाइड्रोजन की जो रेंज है 1.2 से 1.5 ऐसा लिख दिया। कहां से कहां तक है? 1.2 से 1.5। क्या मतलब है इसका? कि वो डिपेंड करता है कि बंदा किस प्रेशर से हाइड्रोजन को मार रहा है। अब एक और सवाल आता है कि सर इसका मतलब अगर मैं यहाँ पूरा भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन मारते जाऊं तब तो पूरा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बढ़ते जाएगा। और सर इसका फॉर्मूला तो ऐसे होना चाहिए था कि हाइड्रोजन क्या हो जाए? पूरा पूरा घेर पूरा भर जाए उसके अंदर। नहीं, खुद सोचो भाई साहब, अगर हमने इसके दिल को पकड़ा, उसमें जो खाली जगह थी, सिर्फ वो खाली जगह भर जाएगी, उसके बाद कितने लोग भी आते रहे, अब जगह अवेलेबल नहीं है। बस समझ में आ गई? सेम चीज आप सोचो कि अगर आप हाइड्रोजन गैस मार रहे थे, अगर सारी जगह भर गई, सारे वॉइड्स क्या हो गए?
भर गए, उसके बाद भी प्रेशर डालते रहोगे, बढ़ाते रहोगे, क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि देयर शुड बी अ मैक्सिमम लिमिट, देयर शुड बी अ एंड देयर शुड आल्सो बी अ मिनिमम लिमिट, कि थोड़ी सी हाइड्रोजन डालते हैं कुछ तो क्या होगा उसमें, एब्जॉर्ब होगा ही होगा। इसीलिए इन हाइड्राइड्स का, मेटालिक हाइड्राइड्स का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री क्या होता है, जिसका प्रॉपर फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ इनका कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होता है, एक रेंज होती है, क्या होती है, एक रेंज होती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। क्या बात समझ में आती है? अभी सुनते ना ध्यान से, कोई बात सुनना। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस केस में हाइड्रोजन जो है वो इंटरस्टिशियल वॉइड्स, क्या बोलते हैं, बोलो एक बार, इंटरस्टिशियल वॉइड्स, क्या वर्ड बोला मैंने, इंटरस्टिशियल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करता है। अब एक और आइडिया आया दिमाग में कि सपोज मुझे हाइड्रोजन गैस को स्टोर करना है, हाइड्रोजन गैस को स्टोर करना है, तो मैं कैसे स्टोर करूंगा, इसमें, मेटल्स में। तो जो ये मेटालिक हाइड्राइड्स होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन गैस। ट्रू और फॉल्स? ट्रू। आराम से स्टोर कर सकते हैं। दूसरी चीज फील करो ध्यान से, मान लो मैं स्टोर कर लिया, अब मुझे स्टोर करने के बाद मुझे घर में हाइड्रोजन की जरूरत पड़ी, तो मैं क्या करूंगा, इसको हीट करूंगा। क्या करूंगा, इसको हीट करने से गैसेस की काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू मेटल ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। मतलब वो गैस जो होगी वो उस मेटल को छोड़ के वापस क्या हो जाएगी, निकलना चालू हो जाएगा। तो मान लो सवाल कभी ऐसा आता है कि तापमान बढ़ाने पर हाइड्राइड्स, मेटालिक हाइड्राइड्स, उसमें हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ता, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स। जब तापमान बढ़ाएंगे तो हाइड्रोजन से क्या हो जाएगी, एस्केप हो जाएगी, निकल जाएगी, तो हाइड्रोजन का अमाउंट क्या होगा, फील करो, हटना कुछ भी नहीं है। एक और चीज सुनो ध्यान से, ये जब इसकी बात करता हूं, यहाँ पर मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, मेटालिक हाइड्राइड्स और आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन अपने पेरेंट मेटल से कम, पेरेंट मेटल से क्यों? सोचो खुद एक बार कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो हाइड्रोजन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस को और थोड़ा सा क्या कर रहा होगा, बढ़ा रहा होगा, हाइड्रोजन से क्या होगा, बढ़ा रहा होगा। इसी कारण से अब रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो पेरेंट मेटल के मुकाबले इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये सारे पॉइंट्स समझ में आते हैं? तो कोई पॉइंट रटना नहीं है, साफ साफ दिखना चाहिए। दोबारा देखो, क्या मेटालिक हाइड्राइड्स को हाइड्रोजन स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं? हाँ। तापमान बढ़ाने से क्या होगा, इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 3, क्या ये अच्छे कंडक्टर होते हैं? हाँ, होते हैं। पेरेंट मेटल से ज्यादा होते हैं, कम होते हैं? पेरेंट मेटल से कम होते हैं। क्या ये सारे पॉइंट दिमाग में आ रहे हैं? रटना नहीं है, एक बार पढ़ लोगे पॉइंट्स याद रहेंगे, एमसीक्यू आएगा, ऑप्शंस पहचान कर दिमाग अपने आप क्लिक करेगा। मेन चीज ये है कि हमें एक बार सब कुछ सुना हुआ होना चाहिए, कोई दिक्कत इस चीज में? एक खास बात, ग्रुप 7, 8 और 9 ये हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते हैं। कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, नेचर में हमने ऐसा ऑब्जर्व किया कि ग्रुप 7, 8 और 9 हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते। इनको बोला जाता है हाइड्रोजन गैप। क्या बोलते हैं इसको लोग? हाइड्रोजन गैप। और क्रोमियम भी फॉर्म नहीं करता है। ग्रुप 6 से कौन भी फॉर्म करता है? क्रोमियम। तो कभी सवाल था कि हाइड्रोजन गैप मतलब क्या है? तो ग्रुप 7 के मेटल्स, 8 के मेटल्स और 9 के मेटल्स हाइड्राइड्स फॉर्म नहीं करते। क्यों नहीं करते? कोई रीजन हमारे पास अभी भी नहीं है, बस काम चल रहा है, रीजन हमारे पास आज तक कभी कुछ नहीं आया है। तो ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड। एक तरह से लॉ हो गया। एक बात समझिए कि साइंस में ना हर चीज का प्रूफ नहीं है हमारे पास। फिजिक्स में भी हर लॉ मतलब क्या होता है? वो दिस हो गया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। ग्रेविटेशन लॉ, कोई प्रूफ उसका नहीं है, कोई प्रूफ है ग्रेविटेशन लॉ? कोई प्रूफ नहीं है। वो रिजल्ट है, G इक्वल टू m, मतलब फोर्स ऑफ एक्शन इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वो उसका रिजल्ट है, वो प्रूफ नहीं है, वो रिजल्ट है उसका। कोलंबिक लॉ, कूलम्ब्स लॉ, वो भी लॉ है, कोई उसका प्रूफ नहीं है। हीट ट्रांसफर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू, कोई प्रूफ नहीं है, क्या है? लॉ है, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। सिंपल सी बात, समझिए बातों को। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई प्रूफ इसका भी? ऐसा क्यों होता है पता? बस ऐसा होता है। तो नेचर जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बातों को समझिए। तो जब नेचर की चीजों को पढ़ेंगे तो उसमें इतना आसान नहीं है पैटर्न हमेशा खोजते रहना। तो अगर आपसे पूछो कि 7, 8, 9 क्यों नहीं फॉर्म करते हैं, एक लॉ है, हमने आज तक ऑब्जर्व ही नहीं किया। वी हैवंट ऑब्जर्व्ड द हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट ग्रुप 7, 8, 9 डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड्स, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन
क्या है कि हाइड्रोजन इनके साथ कंबाइन में कंपाउंड नहीं बनाता है, दैट्स इट। अब इसमें अगर आप दूसरे से सोचोगे कि सर हटवाया जा रहा है, ये तो एक्सेप्शन हो गया, नहीं, ये नेचर है। आप जो लॉ पढ़ते हो तो क्या है, नेचर है, उसका कोई प्रूफ आपके पास भी नहीं, ऐसा होता है। तो साइंस फिजिक्स में जो पढ़ा जाता है कि ऐसा होता है तो होता है, बचा लेते हो। अब मैं यहाँ जब बोल रहा हूँ ऐसा होता है तो अरे साला सब बता रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी ऐसा होता है, लो कोई दिक्कत इस चीज में, नोट कर लीजिए इस चीज को। केमिस्ट्री इसलिए डिफिकल्ट है बिकॉज मैं बार बोलता हूँ कि यहाँ हम रियल चीजें पढ़ते हैं, यहाँ जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो रियलिटी है। और फिजिक्स जो आप लोग 11th 12th में पढ़ते हो सब कुछ काल्पनिक फिजिक्स पढ़ते हैं। ये हटा लेते हैं, वो हटा लेते हैं। अभी अभी दे देता ना, मास दे देता स्ट्रिंग में तो हो जाता है। हाँ, सब कुछ देख लेते पढ़ते हैं, ना फ्रिक्शन देखना है, ना मास देखना है, ना कुछ देखना है, सब कुछ चाहिए नहीं। फ्रिक्शन लेस एयर रेजिस्टेंस हटा दिया, इसलिए आप ड्रैगन। आइडियल गैस यस सर, आइडियल होता ही नहीं। आइडियल होता ही नहीं। इसलिए आप जो फिजिक्स पढ़ते हो कहीं काम के भी बाद में नहीं आएगी, उसके लिए आपको असली फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। क्या तो इसका कोई एग्जांपल तो देखा गया होगा ना? इंटरस्टेलियर इसका सर कोई भी एग्जांपल कर इंटरस किसका एग्जांपल? मेटल हाइड्रेट। हाँ बिल्कुल है सर, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, आपको देखना पड़ेगा मुझे भी। इसको एक काम करो, एग्जांपल्स फ्रॉम एनसीईआरटी देख लेना, एक बार रीडिंग मार लेना, एनसीईआरटी में है सब बिल्कुल है। निकल का हाइड्राइड है, 3-4 मेटल्स का हाइड्राइड एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया हो। इसके जो पॉइंट्स हैं वो लिखवा देता हूँ आप लोगों को। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स आर यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। लिख लीजिए इस चीज को, interstitial hydrides are used for the storage of hydrogen. दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, with increase in temperature storage capacity डिक्रीज क्या होगा? डिक्रीज Decrease, है ना? With increase in temperature storage capacity decreases. Second point, with increase in temperature storage capacity decreases. तीसरा पॉइंट, they are good conductor of heat and electricity but less than the पेरेंट एटम, parent metal. ठीक है, they are the good conductors of heat and electricity but less than the parent metal. दिखना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस में क्या होगी, कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगी, बढ़ जाएगी। इसलिए कंडक्टिविटी होती तो है, मेटल है तो कंडक्ट तो करेगा ही करेगा, लेकिन पेरेंट मेटल से कम करेगा। बिल्कुल। चलिए, जितना मैंने आप लोगों को 2 महीने मुझे लिखवाया उतना मैं लिखवा रहा हूँ, है ना? चलिए, तो एक बार दोबारा चीजों को रिकॉल करते हैं दोबारा से। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कौन सा है? हाफ लाइफ कितनी होती है? कौन से पार्टिकल निकालता है? H+ स्टेबल क्यों नहीं होता है? बहुत छोटा होता है, आयनिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, इसलिए फ्री रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद स्टोरेज के लिए कौन सा हाइड्राइड यूज करते हैं? मेटालिक या फिर इंटरस्टिशियल या फिर नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन गैप का क्या मतलब है? 6 नहीं है, 7, 8 और 9। ये हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते हैं, इनको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन गैप। क्या ग्रुप 6 से भी कोई है? क्रोमियम, वो भी हाइड्राइड फॉर्म नहीं करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कौन से ग्रुप वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड बनाते हैं? ग्रुप 13। क्या S ब्लॉक के सारे हाइड्राइड आयोनिक होते हैं? कौन नहीं होता है? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स आर कोवैलेंट इन नेचर। कोई दिक्कत यहाँ तक? और कोलूडेड हाइड्रोजन मतलब क्या होता है? डिसॉल्व्ड हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी सबसे क्यों ज्यादा होती है? बिकॉज उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड एट वेरी हाई टेम्परेचर। सब कुछ याद है कि नहीं होता?
तो अगर सवाल आएगा तो हमारा दिमाग उसको हिट कर पाएगा। ठीक है, आगे लिखिए वाटर। अब हम पढ़ाई करेंगे वाटर के बारे में। उसमें से पढ़ना क्या आप कमाएगा मैं उसमें से पढ़ना। सुनो ध्यान से, पहले मैं वाटर और हेवी वाटर को आपस में कंपेयर कर देता हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, सब यहाँ ध्यान देंगे। हेवी वाटर कहाँ यूज होता है याद है कुछ? सर गाड़ी के बैटरी में ये डिस्टिल्ड ना हो, डिस्टिल्ड हाँ, होता है। बिल्कुल सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन मेनली इसका यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। कहाँ यूज करते हैं इसको? न्यूक्लियर। क्यों करते हैं मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, सुनना ध्यान से। मेरे भाई यहाँ वाटर और D2O की कोई भी प्रॉपर्टी पूछे, कौन प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, D2 पे जा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, पसंद में आ गई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर, इसमें सुना होगा। यस सर। किसका ज्यादा है? D2O। और भी कोई प्रॉपर्टीज बोल दो, डेंसिटी बोल दो, किसकी ज्यादा है? विस्कोसिटी बोल दो, सेम चीज है। एक चीज में बस वाटर जीतता है, अबंडेंस, अबंडेंस अबंडेंस से भी हार जाता है। डायरेक्ट 81 सबसे ज्यादा होता है। शायद ना यस सर। कि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है सबसे ज्यादा। अब एक सुनना ध्यान से, एक चेन रिएक्शंस कैसे होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे होती है कि मान लो एक एटम है, यहाँ से दो न्यूक्लियाई निकले, दो न्यूट्रॉन्स निकले, वो दो को हिट करेंगे, ये फिर कितने हिट करोगे, यहाँ से फिर दो बाहर निकले, ये इसको हिट करेगा, यहाँ से दो, यहाँ से दो, तो इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? चेन रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन में चेन रिएक्शन ही होती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, लेकिन कंट्रोल्ड में। कैसे होती है? कंट्रोल्ड में। यहाँ पर होता क्या, सुनना, यहाँ पे जो न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, उन न्यूट्रॉन्स को हम लोग पास करते हैं हैवी वाटर से। किससे पास करते हैं? हैवी वाटर। क्यों? हैवी वाटर की विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा, उसकी डेंसिटी भी क्या है? ज्यादा। तो जब न्यूट्रॉन्स उसके थ्रू पास करेगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि उसको फ्रिक्शन काफी ज्यादा मिलेगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो हम रिएक्शन की गति को कंट्रोल कर पाएंगे और वो स्पीड को मॉडरेट करता है। स्पीड को मॉडरेट, इसलिए हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर्स। कैसे यूज होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स? क्या बात समझ आती है? तो दोबारा से ध्यान देंगे, हैवी वाटर और नॉर्मल वाटर, सारी प्रॉपर्टीज में कौन जीतेगा? हैवी वाटर। सिर्फ एक प्रॉपर्टी में हमारा जल जीतेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हैवी वाटर का यूज कहां पर होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर। मॉडरेटर, स्पीड को कम करता है या मॉडरेट करता है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? नोट करिए इस चीज को। नहीं पता सर, मतलब D2 ज्यादा अच्छा से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्या सर? मतलब इलेक्ट्रिसिटी हाँ, कंडक्ट में कौन जीतेगा? वाटर जीतेगा। मॉडरेटर। उस टाइम हो गया? वाटर की बात कर लेते हैं फटाफट, जल्दी से बोलो। कौन एंगल याद है? 104.5 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 दो लोन पेयर एंड दो bond pair
बोलो। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। शेप बोलो। बेंट शेप। कोई दिक्कत यहाँ पे बी शेप या फिर बेंट शेप। और तुम्हें क्या पता है पानी के बारे में? कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? कितने बॉन्ड बनाता है? 4। पढ़े हो नहीं पढ़े हो सब कुछ याद है ना? इट फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, O पे चार्ज क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव। H पे क्या होता है? तो ये कटायन और अनायन दोनों को डिसॉल्व कर लेता है। मतलब लिखना हो, इट कैन सॉल्वेट बोथ कटायन एंड। क्या इस बात से एग्री करते हो? इट कैन सॉल्वेट बोथ कटायन एंड अनायन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलो इसका। 81 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 81। डेंसिटी बोलो, मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है इसकी? 4 डिग्री पे 4 डिग्री। हाँ, 1 ग्राम पर ml एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पढ़ा कि नहीं पढ़ा ऐसा? अच्छा, जब इसको हम आइस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, किसमें कन्वर्ट करते हैं? आइस फॉर्म में। तो आइस फॉर्म में ध्यान से बातों को सुनेंगे आप, ध्यान से। आइस फॉर्म में एट नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल मतलब नॉर्मल आइस की बात कर रहा हूं, इसका शेप होता है हेक्सागोनल। कैसा शेप होता है इसका? हेक्सागोनल। हेक्सागन थोड़ा बड़ा होता है। हेक्सागन क्या होता है? बड़ा होता है। और जब तापमान और ठंडा करेंगे तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? और पास आ जाएंगे। और जब पास आ जाएंगे तो हेक्सागन से क्यूबिक बन जाता है। क्या बन जाता है? क्यूबिक। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। एट लो टेम्परेचर वो क्या बन जाता है? क्यूबिकल। तो नॉर्मल आइस किस फॉर्म में होती है? हेक्सागोनल। और बहुत ही लो तापमान पे किस फॉर्म में आती है? वो क्यूबिकल फॉर्म में आ जाती है। कुछ खास बातें मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। ये सब पानी की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। जो बर्फ बनाते हो घर पे, अगर हम नॉर्मल वाटर से बर्फ बनाएंगे तो बर्फ कैसी बनती है? व्हाइट कलर की, ट्रांसलूसेंट। और अगर उबाल के बनाएंगे पानी को तो ट्रांसपेरेंट। ऐसा क्या है? जो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का होता है वो चला जाता है। हाँ, हीट करने पर उसके अंदर कोई भी जो डिसॉल्व्ड गैस होगी वो क्या होगी? उड़ जाएगी। सिंपल सी बात है, तापमान बढ़ाने से पानी के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। बोले मैंने क्या बोला? तापमान बढ़ाने से पानी के अंदर गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। खुद सोचो, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो तुम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखोगे, 3 दिन बाद उसको खोलो तो इसके अंदर जब तुम पानी कोल्ड ड्रिंक पियोगे इसका, तो कैसा लगता है कि मीठा पानी पी रहे हैं? उसमें गैस नहीं होती। और इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रिज में डाल दो और तब 3 दिन बाद निकाल के पियो, एकदम पी के मजा आ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इसकी गैस हो क्या हो जा रही है? उड़ जा रही है। मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर क्या है? कम है। गैस की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर कम है। क्या ये बात समझ में आती है? कोई समस्या यहाँ तक? तो सुनना ध्यान से। होता क्या है कि जब हम पानी को खौलाते हैं, उबालते हैं, तो उसके अंदर की सारी गैस क्या होती है? उड़ जाती है। जब सारी गैस उड़ जाती है, अब जब तुम उसका बर्फ बनाओगे तो उसमें कोई गैस नहीं होगी। तो जो बर्फ दिखेगी वो कैसी होगी? पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंट आइस होगी। बात समझ आ रही है आप लोगों को? और वही अगर हम नॉर्मल टैप वाटर को अगर आइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? ट्रांसलूसेंट। देखो एग्जांपल सुनना ध्यान से, इसी सॉल्युबिलिटी के ऊपर है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो मान लो वो हमारा भाई होने वाला, वो अगले जन्म में मछली पैदा हुआ, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, इस जन्म में मर गया, वो मछली पैदा हुआ, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही थी। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जिस समुद्र में तैर रहा था उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम, मर जाएगा। और इसकी बात है कि सांस लेने में क्या होगी? उसको दिक्कत होगी। तो सवाल यह आता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से एक्वाटिक लाइफ पे कैसे फर्क पड़ रहा है? तो सिंपल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तापमान बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी घट रही है, और गैस की सॉल्युबिलिटी घटने से पानी में जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इसलिए उसके जीव जंतु क्या हो जाएंगे? चल बसेंगे। कोई बात समझ आई आप लोगों को? तो जो पानी में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, इसको कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, डीओ बोलते हैं, डीओ ऑफ वाटर, डीओ लेवल। तो डीओ मतलब क्या होता है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो तापमान बढ़ने से डीओ क्या होता है दोस्तों? घट जाता है।
क्या बात समझ में आती है? तापमान हाँ इसे पूछता है भाई, ऐसे ही थोड़ी पढ़ ये तो देखो कंसेप्ट चीज है सीरियस ये कि नहीं? कंसेप्ट तो है, सिंपल सी बात है कि तापमान बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो सॉलिबिलिटी क्या होगी गैस की कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एक्वेटिक लाइफ भी चलो बस नोट हम लोग भी तो सर अगर ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हम लोग भी चलने लगेंगे। हंसने लगेंगे, है ये नहीं? चल बसने लगेंगे ये दोस्तों ये पॉइंट पे सवाल आया हुआ है, ध्यान रखना है इसका। और यहाँ पर आई सेट नॉर्मल टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल आइस का टेम्परेचर 0 से 5 के आसपास। ऐसा नहीं कि सर यहाँ पे तापमान कितना होगा नॉर्मल क्या लिख दिए आप, 25-25 का सोचना नहीं, इतनी बुद्धि नहीं लगानी है। क्या भाई? चार एच बॉन्डिंग सॉल्वेट बोथ सर उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? सॉलिड बहुत डायरेक्ट कांस्टेंट निकासी। नहीं सर, वो कैटायन एनायन का बोर्ड से पहले कौन सा सब? सॉल्वेट है। सर वही हो रहा है वहाँ ही बना देगा। तो हम लोग पहुंच गए हार्डनेस ऑफ वाटर पे। ये पढ़ना है। समरजीत भाई घूम के चलिए नेक्स्ट क्लास में मैं आते ही आपसे हार्डनेस पूछूंगा, तो उसके लिए आप 3 पेज छोड़ दीजिए। 3 पेज मतलब 1 पेज पूरा और 1 सिंगल साइड। ठीक है। टॉपिक डालिए H2O2। H2O2 नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। 3 पे छोड़ने के बाद हाँ सर, H2O2 लिखिए पहला प्रिपरेशन ऑफ H2O2, कैसे बनाते हैं इसको? प्रिपरेशन ऑफ H2O2। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप लोगों ने पढ़ा होगा कब? मोल में। याद आ रहा है कि शीशा हो या हाइड्रोजन पेरोक्साइड टूट जाता है, और H2O जब टूटता है तो इसमें टूटता है H2O प्लस O2। याद आया आप लोगों को? तो ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, तुरंत मतलब धूप दिखाओ, आग दिखाओ, फूंक मार दो, खड़े हो जाओ सामने, ये टूट जाता है। मतलब ये टूटता है, H2O क्या होता है? टूट जाता है। सुनो ध्यान से, इसको बनाते कैसे? क्या देखो, इसको बनाने का कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है जिसमें सवाल सीधा सीधा पूछा गया है। उन चीजों को हमें देखना है और जहां तक हो सके हमें उनको समझना भी है। ठीक है, जहां तक हो सके, ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। आज जाके काम बनाना, पहले ना एक काम करना कि नीट का सवाल लगाना, ताकि एहसास हो जाए कि सवाल कैसे आते हैं। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, H2O2 जो है उसके बारे में क्या क्या हमें पता, ध्यान देंगे। पहला तरीका बनाने का, मैं एक बेरियम का पेरोक्साइड लाया, देखो सीखो यहाँ पर क्या लेकर आ गया मैं? बेरियम पेरोक्साइड। मैं पहले ही पेरोक्साइड लेके आ गया, तो इसमें O2 वाला पार्ट तो आ चुका है, मुझे क्या डालना है इसमें अब? हाइड्रोजन वाला पार्ट। तो मैंने इसकी रिएक्शन करा दी डाइल्यूट H2SO4 के साथ। इसके साथ बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा? तो अगर आप और मैं चीजों को सही समझ रहे हैं तो बेरियम सल्फेट बनेगा, साथ में क्या बनेगा? H2। एक खास चीज सुनो ध्यान से,
एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई है, बट अच्छी किताबें थोड़ा सेक्शन को चेंज करती हैं। ये जो H2SO4 है मेरे भाई, ये बहुत ही गंदी चीज है। ये इसको बनाती भी है और इसको बिगाड़ती भी है। मतलब H2O2 के प्रेजेंस में, मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में H2O2 तुरंत से क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये जो होती है H2SO4 ही H2O2 को कैटालिटिक डिकम्पोजिशन करता है। क्या करता है? कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटालिटिक डिकम्पोजिशन? कि ये इसके टूटने में इसकी सहायता करता है। तो ऐसे दोस्त जीवन में नहीं चाहिए होते हैं जो टूटने में सहायता करते हैं। बनाते भी वही हैं, तोड़ भी वही रहे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया है फास्फोरिक एसिड से। किससे रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने? फास्फोरिक एसिड। इसके मुकाबले में बहुत ही वीक एसिड है। कैसा एसिड है? वीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कैटालिटिक डिकम्पोजिशन को उतनी स्पीड से नहीं करता जितनी स्पीड से कौन करता है? कोई दिक्कत इसमें? सुन लेना ध्यान से। तो ये था बनाने का पहला तरीका। तो बनाने का फर्स्ट तरीका was क्या था? बेरियम पेरोक्साइड लिया, पेरोक्साइड में क्या डाल दिया? डाइल्यूट H2SO4। क्या बन गया? BaSO4+। सीखना ये भी रख लेना है, H2O2 बनाने में इस प्रोसेस में क्या समस्या आई? H2SO4 ही क्या करता है? कैटालिटिक डिकम्पोजिशन। किसकी? H2O2 की। तो अब हमने H2SO4 को हटा दिया और इसके बदले क्या यूज कर रहे हैं? कोई दिक्कत? ये था पहला तरीका। सुनना सीखो यहां ध्यान से। सेकंड तरीका, तुमने लिया बाइसल्फेट आयन। कौन सा आयन लिया? बाइसल्फेट आयन की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, क्या करेंगे इसकी हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस। तो क्लास 12 में तुम्हें सिखाया जाएगा कि कैसे करते हैं। तो यहां तुम्हें मिलता है मार्शल एसिड। क्या मिलता है? मार्शल। और मेरे भाई मार्शल एसिड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, क्या वर्ड लिख रहा हूं मैं? ये मैं पूरा दिखाऊंगा अभी। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से मिलता है H2O2 प्लस 2H2SO4। ये मिलता है H2O2 प्लस, बोलो एक बार, 2H2SO4। सवाल उठता है कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा? बहुत ही सिंपल है। क्या तुम्हें इसकी फोटो याद है? बोलो हाँ। बोलो हाँ। तो अगर तुम्हें इसकी फोटो याद है तो ये कुछ ऐसे 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 बनता था। H2 है ना, यहाँ डबल बॉन्ड आता है। डबल बॉन्ड, कोई दिक्कत इसमें? पक्का? अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं इसकी? लिसिस मतलब क्या होता है? तोड़ना। लिसिस मतलब तोड़ना। जैसे पाइरोलिसिस, पाइरो मतलब होता है आग। पाइरो मतलब क्या होता है? तो पाइरोलिसिस मतलब आग जला के तोड़ना। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी डाल के तोड़ देना। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब झटके देके तोड़ देना। तो सिंपल से लिसिस मतलब क्या होता है? तोड़ना। पाइरोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, ये सब तरीके हैं तोड़ने के। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पर क्या लिखा है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। मतलब अब मैं इसमें क्या डालूंगा? जल डालूंगा। क्या डालूंगा? जल। सीखना यहाँ पर ध्यान से। जब मैंने इसमें जल डाला, जल के दो हिस्से होते हैं, H प्लस और H प्लस और OH माइनस। देखो जब मैं इस बॉन्ड को तोड़ूंगा तो S पे चार्ज क्या आएगा? माइनस। S पे क्या आएगा? तो इस पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब जल का कौन सा हिस्सा इसके पास आएगा? H प्लस वाला हिस्सा नेगेटिव के पास और प्लस वाले के पास OH माइनस। तो जब मैंने इसमें एक जल डाला, एक जल एक जल एक जल, तो देखो क्या बन रहा है? देखो यहाँ ध्यान से, H डबल बॉन्ड हो, इसके साथ एक OH, एक और डबल बॉन्ड हो, और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? एक OH। क्या बन गया? H2SO4। बोलो H2SO4। और यहाँ क्या मिला? देखो ध्यान से एक बार, HOOS डबल बॉन्ड हो, OH डबल बॉन्ड O। दिखा आप लोगों को? पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 दिखा आप लोगों को? सिखाया है। कैरोस एसिड आया ना? जब मैंने एक पानी डाला तो H2SO4 मिला और साथ में क्या मिला? कैरोस एसिड। यहाँ मैंने क्या वर्ड लिखा है? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जेई ने सवाल पूछा है कि इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कितने पानी लगेंगे? भी देखना। अब मैं इसमें एक और जल डाल रहा हूँ, फिर से जल डालूंगा, ये बॉन्ड फिर से टूटेगा। S पे चार्ज बोलो, S पे चार्ज बोलो, प्लस O पे चार्ज बोलो, पानी के दो हिस्से, एक पे H प्लस और एक पे OH माइनस। तो भाई O पे माइनस आ रहा है, मतलब इसके पास कौन सा आएगा? S पे प्लस आ रहा है, इसके पास कौन सा आएगा? OH माइनस। तो यहाँ देखो, क्या तुम्हें ये बनता हुआ दिखाई दिया? आया ना? और मेरे भाई यहाँ वापस से क्या बन गया? H2SO4। और एक ठो पहले से भी था, है ना? एक ठो कैठो, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर? 2H2SO4। तो मान लो सवाल आता है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में कैठो पानी चाहिए? एक यहाँ पर और एक वहाँ पर। दिखा नहीं दिखा? तो एनसीईआरटी में सिर्फ रिएक्शन लिखी है, या तो रट लो या तो समझ लो, तुम्हारे ऊपर। कोई दिक्कत इस पूरी कहानी में?
देख सुनना ध्यान से, बनाने का तीसरा तरीका पचा लेना, बस इसको पचा लेना, ठीक है। तीसरा क्या करना, सिर्फ पचा लेना। सुनो ध्यान से, पहला सिंपल था बेरियम पेरोक्साइड, सेकंड वाज फ्रॉम बाइसल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन की इलेक्ट्रोलिसिस कर दी, क्या मिला, मार्शल एसिड। इसकी अगर सवाल ये आता कि मान लो मार्शल एसिड की पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते, कैसे करते, पार्शियल, मतलब कितना पानी डालते, एक, तो क्या मिलता, H2SO4 और केरोसिस एसिड, और कंप्लीट कर दिया तो क्या मिल गया, H2O2 साथ में। तो पार्शियल और कंप्लीट का अंतर समझ गए, पार्शियल में एक पे रुक जाएंगे और कंप्लीट में पूरा एकदम डालते जाएंगे तो सारे बॉन्ड क्या ना हो, कोई समस्या बेटा यहाँ तक। अब यहाँ देखो तीसरा तरीका, सुनना ध्यान से, खतरनाक सी चीज बना रहा हूं, बस सुन लेना, घबराना नहीं। यहाँ पे कितनी बेंजीन जोड़ दी मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड O लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, जब एक तीन रिंग थी उसको बोलते हैं एंथ्रासीन, क्या बोलते हैं उसको, और यहाँ पे जब मैंने डबल बॉन्ड O, अब उसमें नैफ्थलीन, बेंजीन, एंथ्रासीन सब एक खानदान के हैं। बेंजीन बोलो, बेंजीन, एक रिंग तो बेंजीन, जब दो रिंग के आसपास हम पढ़ेंगे उसको नैफ्थलीन टाइप का बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तीन रिंग तो एंथ्रासीन, क्या बोलते हैं इसको, एंथ्रासीन। जब यहाँ पे दो कीटोन लग गए, कीटोन पढ़ा है लोगों ने, जिसका नाम होता है एंथ्राक्विनोन, क्या नाम होता है, ओन, कीटोन मतलब ओन, याद आ रहा है, कीटोन मतलब ओन, याद आ रहा है, अल्कोहल में ओल, एल्डिहाइड में आल, कीटोन में ओन, तो इसका नाम क्या बता रहा हूं मैं, एंथ्राक्विनोन, क्या नाम है इसका, एंथ्राक्विनोन, कोई दिक्कत। और यहाँ पर ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन क्या है 1, ये क्या है 2, तो यहाँ पर हम लगाते हैं C2H5, क्या लगाते हैं C2H5, यहाँ कितने कार्बन है, दो मतलब होता है इथ, क्या मतलब होता है, इसको बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं, पढ़ा था आप लोगों ने, इथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, याद आ रहा है आप लोगों को, तो क्या बोलेंगे इसको, बोलो इथाइल। और कौन सी पोजीशन पे था, सेकेंड पोजीशन पे, इसलिए इसका नाम होता है ऑर्थो नहीं, सेकंड 1 2, इसका नाम होता है 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, बोलो एक बार, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, ठीक है। इसको बस याद रखना है, सिंपल तरीका है, 2 पे क्या है, इथाइल है, और ये एंथ्रासीन होता है, कीटोन है, इसलिए क्विनोन, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, बोलो एक बार, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, इसे बोलो एक बार, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। हाँ, इसको हम रिड्यूस करते हैं, क्या करते हैं इसको, रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, सुनना ध्यान से। तो अगर हमने इसकी रिडक्शन कर दी तो जो ये कीटोन था, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, अब आपको बस याद हो जाएगा, ये कुछ नहीं करना है इसमें, यहाँ C2H5 है, ये कीटोन कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, H, इसका नाम क्या होगा बताओ, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, यहाँ ओल था, ओन, क्या रहेगा, ओल, नाम बोलो इसका, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, कोई दिक्कत इसमें, ये था 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, ये हो जाएगा 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन। और मेरे भाई इसकी हम वापस से करते हैं ऑक्सीडेशन, क्या करते हैं, तो हमें यहाँ पर H2O2 मिल जाता है, जैसे आपको पता होना चाहिए, क्या मिल जाता है वापस हमें, H2O2, ये NCERT में है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2O2 को बनाने के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब लोग, H2O2 बनाने के हम लोगों ने 3 तरीके सीखे, 3, एकदम ध्यान में लाओ। H2O2 बनाने के 3 तरीके, पहला था BaO2, जल्दी बोलो क्या था, BaO2, उसमें कौन सा एसिड डाला, H2SO4, लेकिन अब हम लोग डाइल्यूट H2SO4 यूज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं यूज, बिकॉज़ वो H2O2 को बनाता है उसी को, इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मेथड नंबर 2 बाइसल्फेट आयन, कौन सा आयन, बाइसल्फेट आयन की पहले की गई इलेक्ट्रोलिसिस, क्या की गई, कौन सा एसिड बनता है, बड़ा वाला मार्शल एसिड, कौन सा एसिड, और बड़े वाले एसिड की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कैसी हाइड्रोलिसिस, तो उसमें H2SO4 कितना बनेगा, H2O2 1, H2O2 पानी के मॉलिक्यूल कितने इस्तेमाल होंगे, 2 इस्तेमाल होंगे, याद हो गया। और तीसरा तरीका क्या नाम बताया इसको, याद करो एक बार, 2 इथाइल एंथ्राक्विनोन, ओन को कन्वर्ट किया ओल में, ओल में मतलब H लगा दिया, H लगाना मतलब कौन सा प्रोसेस, रिडक्शन, और फिर से क्या कर देंगे उसकी ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा H2O2, कोई दिक्कत, नोट करिए इस चीज को।
हो गया? छोड़ो साइड से फोटो देख सकते हैं। अरे ये तो थोड़ा ठंडा रहता है ना, ऐसा भी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के स्टेप्स लिखना बढ़िया से, ताकि याद रहे सुंदर सुंदर। टू इथाइल एंथ्राक्यूनिनॉन रिड्यूस करेंगे, ओन बन जाएगा ओल में, तो 2 इथाइल एंथ्राक्यूनिनॉल, फिर वापस ऑक्सीडाइज करेंगे तो हमें H2O2 मिल जाता है। H2O2 का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले भी, ओपन बुक में सिखाया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? यहाँ बना दे रहा हूँ फिर से मैं, सब पढ़ाया हुआ है पहले ही, बोल रहा मत, सब तो पढ़ाया हुआ है। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। कुछ खास बातें, यहाँ O के पास कितने लोन पेयर हैं? 2। इस O के पास भी कितने हैं? 2। कुछ खास बातें यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। मेरे भाई मान लो ये वाली बॉन्ड लेंथ x है, ये y है, x और y में बड़ा कौन होगा, छोटा कौन होगा? सिंपल सी बात है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग 2p ओवरलैपिंग होगी और यहाँ पे 2p और ये क्या है 1 है, तो ये बॉन्ड क्या होगा? छोटा होगा, ये बॉन्ड क्या होगा? बड़ा होगा। ऐसे भी सोच सकते हो कि इन दोनों O पे लोन पेयर है, तो दोनों लोन पेयर में क्या होगा? रिपल्शन, इसका आंसर बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्या हो सकता हूँ कि x इज मोर देन y, कोई दिक्कत इसमें? दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। क्या बोलते हैं? बोलो, डाइहेड्रल एंगल। मान लो यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं कि H2O2 ऐसे बना हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास H है, HOOH, पहले भी दिखाया मैंने आप लोगों को, HOOH। इन दो प्लेन का जो एंगल है, दो प्लेन्स के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइहेड्रल एंगल। आपको एंगल याद नहीं रखना है, लेकिन सवाल क्या था, सुना ध्यान से, कि थीटा इन गैसियस फेज एंड थीटा इन सॉलिड फेज, किसमें डाइहेड्रल एंगल बड़ा होगा, किसमें छोटा होगा और क्यों होगा? बहुत सिंपल सी बात है यार, कि इन केस ऑफ सॉलिड थीटा कम हो जाएगा और गैस में क्या होगा? क्योंकि सॉलिड में क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सब मॉलिक्यूल्स को कहां आना पड़ेगा? पास पास, तो एंगल क्या हो जाएगा? छोटा। जबकि गैसियस फॉर्म में एक कहीं पर पड़ा हुआ हो, दूसरा कहीं पर पड़ा हुआ हो, कोई ताल्लुकात इनके बीच में नहीं है। तीसरी चीज मेरे भाई, ये H2O2 कितने बॉन्ड्स बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स लिखवाया था उस टाइम पे, याद आ रहा है? इट कैन फॉर्म 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दूसरी चीज, H2O जब डिकम्पोज होता है तो कौन सी गैस निकलती है?
याद आ रहा है? थोड़ा है, तुमने बहुत बार यार ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को? H2O2 gives us H2O plus हाफ O2 नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? कौन सी गैस निकलती है? O2 गैस। तुम लोगों ने वॉल्यूम सिस्टम निकालना सीखा होगा। 20V 30V क्या मतलब होता है, उन सब चीजों का याद आ रहा है? सब सीखा है आप लोगों ने। एक चीज और देखिए ध्यान से, H2O2 की स्टेबिलिटी क्या होती है? बहुत ही कम। मतलब ध्यान दीजिएगा, H2O2 में O2 की स्टेट क्या होती है? -1। तो आप जानते हैं कि ये -1 से -2 भी हो सकता है और -1 से 0 भी। -2 जब जाएगा मतलब क्या कंपाउंड बनाएगा? H2O। तो खुद की इसकी क्या हो रही है? रिडक्शन। तो ये कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ये -1 से O2 बनाएगा तो O2 मतलब कहाँ जाएगा? तो खुद क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन। तो कैसे बिहेव करेगा ये? आपने रेडॉक्स के टाइम पे इसकी रिलेशनशिप पढ़ी होगी कि जहां पर H2O2 कैसे बिहेव करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बात समझ में आती है? इनफैक्ट जेईई में सवाल भी आया हुआ है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के सवाल बनाए हैं, मान लो कौन से चैप्टर के, रेडॉक्स के, तो कोई सवाल देखें आपने उसके? बहुत सिंपल सवाल है। सवाल ऐसे पूछता है, मान लो लिख के देगा आपको HNO3 H2SO4 HNO2 H2S H2O2 SO2 ऐसे, और बोलेगा इनमें से कौन कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, कौन रिड्यूसिंग की तरह करेगा और कौन दोनों की तरह करेगा। सवाल हो जाते हैं ऐसे वाले? सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज देख के हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे सवाल आते हैं। एक खास चीज, आखिरी चीज, H2O2 की केमिकल प्रॉपर्टीज आप एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। कहां से पढ़ेंगे? एनसीईआरटी। उसमें सिंपल वही रिएक्शंस लिखी हुई है जो रिएक्शंस आपने कहां पढ़ी थी? मोल में। ठीक है, तो यहां लिख दे रहा हूं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, 4 रिएक्शन दे रखी है एनसीईआरटी में, 2 एसिडिक मीडियम में और 2 बेसिक मीडियम में। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगी। पता है आप लोगों को, एसिडिक में करोगे तो बेसिक में क्या होगा? आखिरी चीज, इसको स्टोर कैसे करें? क्या करते हैं इसको? स्टोर। क्योंकि स्टोरेज की बहुत दिक्कत है इसको, क्योंकि इसके सामने खड़े भी हो जाओ तो क्या होगा? टूट जाए। तो इसको स्टोर कैसे? सुना ध्यान से, हम जो बोतल लेते हैं, इस बोतल पे इस तरीके से वैक्स की कोटिंग करते हैं, वैक्स कोटिंग, और वैक्स को कई बार पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन की कोटिंग कर दी। जो धूप है, जो हमारे पास मेरे भाई धूप है, धूप से इसको दूर रखना है। इसका मतलब हम जो बोतल लेंगे वो बोतल का रंग क्या होना चाहिए? ब्लैक। तो ब्लैक कलर बोतल कोटेड विथ वैक्स। ठीक है, बोतल को पूरा ऊपर तक फिल करना है। क्यों ऊपर तक फिल करना है? ताकि उसमें कोई ऑक्सीजन गैस ट्रैप ना हो। वो ट्रैप होगी फिर देखेगा उसको, फिर से क्या होगा? टूट जाएगा। किसी को कोई दिख जाए क्या होगा? टूट जाएगा। इसमें थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट यूरिया डालते हैं। क्या डालते हैं? टू स्टेबलाइज, चीजों को क्या करने के लिए? स्टेबलाइज करने क्या डालते हैं? थोड़ा सा यूरिया। जाने से पहले वापस रिवाइज करेंगे एक बार, खोलिए वापस से पहला बना निकालिए। जाने से पहले एक बार चीजों को पूरा वापस से याद करके जाएंगे। ठीक है, तो आज की हमारी शुरुआत कहां से हुई थी कि हाइड्रोजन कहां बिलोंग करता है। हमने देखा, अपनी कॉपी को देखते जाओ, हाइड्रोजन ग्रुप 1 में बिलोंग करता है, ग्रुप 17 में। उसकी 3 प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 से मैच करती हैं और 3 प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन याद आ रहा है आप लोगों को? अल्कली से भी और हाइड्रोजन से भी याद आ गया। उसके बाद कंपाउंड्स बनाता है वो दोनों की तरह, हमने देखा है इन चीजों को। तो हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर पाए, इसलिए उसकी पोजीशन आज भी फिक्स नहीं है। हमारे पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? रेडियो एक्टिव कौन सा है? ट्रिटियम। हाफ लाइफ कितना है? कौन सी एमिशन निकालता है? बीटा पार्टिकल्स निकालता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने फिर पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन। 3 क्लासिफिकेशन थे। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, -1, +1 एंड 0। +1 वाला स्टेबल नहीं होता बिकॉज ऑफ वेरी हाई फाई की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, साइज बहुत छोटा होता है। फिर H-1 हाइड्राइड आयन हमने पढ़ा, और H हमने 0 पढ़ा, एटॉमिक हाइड्रोजन। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी फिर से 3 थे हमारे पास। कौन देखो तो बताओ? एटॉमिक हाइड्रोजन, एसिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन।
एटॉमिक हाइड्रोजन किस तापमान में बनता है? इसलिए उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। फिर कौन सा आता है? नेसेंट हाइड्रोजन। और फिर कौन सा आता है? ऑक्सीडेंट। मतलब क्या होता है? एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया कैसे बढ़ाया जाता है? पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाया जाता, बढ़ाया जाता है। फिर लोगों ने क्या पढ़ा जल्दी बताओ आगे? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन। ऑर्थो एंड ऑर्थो में अपोजिट उसकी स्पिन कैसी होती है? दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? पहला। तापमान कम करते जाएंगे तो किसका परसेंटेज बढ़ेगा? पहला का। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो किसका बढ़ेगा? ऑर्थो का। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हमारे पास हाइड्राइड्स, 3 तरह के हाइड्राइड्स होते हैं हमारे पास मेनली, आयोनिक, कोवैलेंट, मेटैलिक। आयोनिक कौन बनाता है? एस ब्लॉक वाले। एस ब्लॉक में 2 ऐसे थे जो कोवैलेंट बनाते हैं, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। अच्छा, उसके बाद कोवैलेंट को हमने 3 पार्ट में तोड़ा था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन रिच। डेफिशिएंट कौन बनाता है? प्रोटीन। प्रिसाइज, रिच, 17। उसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक पे आते हैं, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स पे आते हैं। तो ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड कौन से ग्रुप्स नहीं बनाते हैं? 7 8 इनको प्यार से क्या बनाया जाता है? हाइड्रोजन गैप। क्रोमियम भी नहीं बनाता है ग्रुप से। याद आ गया आप लोगों को? हाइड्रोजन की स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है ना? तापमान बढ़ाने पर स्टोरेज कम हो जाएगी। इनकी मेटालिक कंडक्टिविटी और हीट की कंडक्टिविटी ज्यादा अच्छी खासी होती है, लेकिन पेरेंट से कम होती है। याद आ गया आप लोगों को? फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बताइए? वाटर, हेवी वाटर, नॉर्मल वाटर, सारी प्रॉपर्टीज में कौन जीतेगा? हेवी वाटर। लेकिन एक प्रॉपर्टी में कौन जीतेगा? कौन सी प्रॉपर्टी है? हेवी वाटर का यूज कहां पर होता है? मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। वाटर की पूरी कहानी हम लोगों ने पढ़ ली। आइस नॉर्मल टेम्परेचर में कौन से फॉर्म में होता है? तापमान ठंडा कर दोगे मॉलिक्यूल्स पास क्या हो जाएगा? केमिकल हो जाएगा। याद आ गया आप लोगों को? फिर क्या पढ़ा हम लोगों ने? H2O2। H2O2 बनाने के 3 तरीके। पहला तरीका बेरियम ऑक्साइड के साथ, पेरोक्साइड के साथ। तो बेरियम पेरोक्साइड में हम लोग क्या डालेंगे? क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट एंड H2O2। ये मेथड हम प्रेफरेबल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? इसमें H2SO4 क्या करता है? तोड़ देता है। तो उसके बदले हम कौन सा एसिड यूज करते हैं? H2O4 यूज करते हैं। सेकंड तरीका क्या था? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सल्फेट। कौन सा एसिड बनता है? और मार्टर की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है? 2 H2SO4 और 1 H2O2। कितना पानी इस्तेमाल होगा इसमें? 2 पानी इस्तेमाल होगा। मेथड नंबर 3 ऑर्गेनिक मेथड क्या था बताइए? क्यूनिनॉन कीटोन था, रिड्यूस किया, H लग गया। H लग गया तो क्या हो गया? अल्कोहल, होल 2-इथाइल एंथ्राक्यूनिनॉन। उसको वापस से करेंगे ऑक्सीडाइज, क्या मिल जाएगा अपने को? H2O2। H2O2 की हम बात करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज थी। OO की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू OH, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन। सेकंड चीज डाइहेड्रल एंगल। कौन सा एंगल बोला मैंने? डाइहेड्रल एंगल गैसियस फॉर्म में क्या होता है? ज्यादा। सॉलिड में क्या होता है? बिकॉज़ सॉलिड में पैकिंग क्या करनी पड़ेगी? ज्यादा अच्छे से क्लोज पैकिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद H2O2 कितने एच बॉन्ड बनाता है? इसलिए बनाता है। H2O2 कैन एक्ट एज कौन सी गैस निकालता है? और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कहां से लिखनी है आपको? एनसीईआरटी। इसको स्टोर किस तरह के बोतल में करते हैं? डार्क बोतल। किस बोतल में? सनलाइट में अवे या उसके पास? अवे। क्या कोटिंग करते हैं इसमें? वैक्स जो होता है इनर्ट होता है। वैक्स क्या होता है? उसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है। किसी कोटिंग करते हैं? वैक्स को। बोतल को पूरा ऊपर तक क्यों भरते हैं? ट्रैप ना हो। उसमें थोड़ा सा हम लोग क्या डाल देते हैं? ताकि स्टेबिलिटी याद हो गया? एक बार के लिए मैंने याद करा दिया है। नेक्स्ट क्लास में अब आप लोगों को यहाँ खड़े होकर क्या पढ़ाना है? हार्डनेस ऑफ वाटर। कोई दिक्कत? ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक बार मेहनत करोगे याद हो जाएगा। याद हो कितना बार याद होगा नहीं हुआ? लेकिन सोचो अगर तुम खुद से पढ़ने बैठो तो याद करने में क्या होती है? बहुत दिक्कत होती है। आलस भी आता, मन भी नहीं करता। तो एक बार साथ में याद कर लिए, किस्सा खत्म हो जाएगा। उसे एक ही बार करना है। और याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आराम से आज जाके नीट के सवाल देख लेना। आधे सवाल हो जाएंगे, देख लेना एक बार। ठीक है, चलो हाँ कुछ थोड़ा सा बाकी है। तो मेन तो हार्डनेस वाला बात बाकी है और 2-3 एक हमारा बाकी है।